हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है छठा चैप्टर कर रहे थे, तरंग प्रकाशिकता हाइगेंस का सिद्धांत। इसमें जो है हम हेडिंग क्या पढ़ चुके हैं, हाइगेंस का जो है तरंग सिद्धांत हमने हेडिंग पढ़ ली है। ठीक है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हमने जो है हेडिंग पढ़ ली है। ठीक है, हाइगेंस तरंग सिद्धांत की जो है हेडिंग हम पढ़ चुके हैं। अगली हेडिंग क्या होने वाली है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। आज जो हेडिंग होगी वो कौन सी है, आज जो हेडिंग हो जाएगी हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत है ना, हेडिंग है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। तो लिखिए इसको। प्राथमिक तरंग में हमने पढ़ा था कि हाइगेंस ने क्या कहा, प्रकाश वाली बात तो क्या है, हाइगेंस ने जो है प्राथमिक तरंगिका में क्या कहा था, तरंग सिद्धांत में क्या कहा था, हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है इसमें हाइगेंस ने क्या कहा, पहला इन्होंने कहा जो प्रकाश है वह क्या है, प्रकाश जो है कण नहीं है, प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है। और कौन सी तरंग है, तो कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए किसकी जरूरत है, माध्यम की। इन्होंने क्या बताया, माध्यम क्या है, माध्यम ईथर है। माध्यम क्या है, ईथर। ईथर की विशेषता क्या है, ईथर की विशेषता है पहला तो भारहीन है ना, ईथर कैसा है, भारहीन है। और दूसरा ईथर कैसा है, दूसरा ईथर जो है इसका जो है घनत्व तो कम है, ईथर का जो है घनत्व तो कम है और जो है प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा है। प्रत्यास्थता जो है, प्रत्यास्थता बहुत अधिक है। ठीक है, जिस कारण इसका वेग कौन से फार्मूले से, v बराबर √e/d से इसका वेग क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ईथर सर्वव्यापी है। ईथर कैसा है, सर्वव्यापी, जो सभी पदार्थों में आसानी से उपस्थित है। ठीक है, जिस कारण सभी पदार्थों में क्या प्रवेश कर रहा है, प्रकाश। ठीक है, ये किसकी व्याख्या थी, ये जो व्याख्या है हाइगेंस की है। ठीक है, किसकी व्याख्या है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। आज हमको क्या पढ़ना, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको क्या पढ़ लेना है, हाइगेंस का जो है द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पढ़ लेना है। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए, देखिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत हो गया, लिखिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। लिखिए इसमें हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। हो गया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। हो गया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहते हैं। हो गया ना, देखो इसके लिए हाइगेंस ने निम्न परिकल्पनाएं की। इसके लिए हाइगेंस ने निम्न परिकल्पनाएं की। डैश करिए, लिखिए पहला नंबर, डैश करके पहला नंबर लिखिए। लिखो, जब किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में तरंगे उत्सर्जित होती हैं तो, जब किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में तरंगे उत्सर्जित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण माध्यम के भीतर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ,
किसी क्षण माध्यम के भीतर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, हो गया, इसी क्षण माध्यम के भीतर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हूं, हो गया, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हूं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है, हो गया, तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा नंबर इन्होंने क्या कहा, लिखिए दूसरा नंबर, देखो, तरंगाग्र पर स्थित, नंबर 2 में लिखिए, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, हो गया, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, हो गया, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को, हो गया, इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, तथा ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से, तथा ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं, गया, ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, लिखिए तीसरा नंबर लिखिए, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप हो गया, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अन्वालोप अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो, अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह अन्वालोप, हो गया, पृष्ठ खींचे तो यह अन्वालोप उस क्षण तरंगाग्र की, यह अन्वालोप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा, हो गया, यह अन्वालोप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा, लिखे, नई स्थिति को प्रदर्शित
करेगा। तो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका सिद्धांत में क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि मान लेते हैं ये कोई माध्यम है वायु, जिसमें दो तरंगे क्या हो रही हैं, दो तरंगे चल रही हैं, तो माध्यम के कण क्या करेंगे, कंपन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, माध्यम के कण कंपन करना शुरू कर देते हैं और माध्यम में खींचा गया हुआ काल्पनिक पृष्ठ, मान लेते हैं एक ही है, ठीक है, या दो मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। माध्यम में खींचा गया हुआ काल्पनिक पृष्ठ, दो तरंगे कंपन कर रही है, दो तरंगे किसी माध्यम में चल रही है, मान लेते हैं माध्यम वायु है। ठीक है, जब वायु में प्रकाश किरण चल रही है तो माध्यम में खींचा गया हुआ काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, किसके कण है, माध्यम के कण, अगर कंपन की समान कला में आए, ठीक है, मतलब सबके द्वारा बनाया गया कोण समान है, कंपन की समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को ही हम क्या बोल रहे हैं, तरंगाग्र। ठीक है, माध्यम में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण, मान लेते हैं ये सभी कण है, ये सभी क्या है, कण, अगर कंपन की समान कला में है, कला में अंतर नहीं है, ठीक है, मतलब कोण का कोई अंतर नहीं है। जैसे हम देखते हैं ना, अगर कोई जो है माध्यम कण शून्य से शुरू कर रहा है तो दूसरा कण भी यहीं से शुरू कराना चाहिए, तो हम कहेंगे कंपन की समान कला है। अगर कोई कण यहाँ से शुरू करेगा तो कंपन की कला में अंतर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यह 0 हो गया, मान लेते हैं 90 से शुरू किया तो कला में अंतर हो गया 90 का। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कंपन की समान कला में है। ठीक है, सभी कण कैसे हैं, कंपन की समान कला में है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे ही हम तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है, माध्यम में खींचा गया हुआ पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में है, तरंगाग्र कहलाता है। यही हाइगेंस की तरंग सिद्धांत का पहला है। ठीक है, तरंग सिद्धांत का क्या है, पहला नियम है। तरंगाग्र ऐसे चाप के आकार में चल रहे हैं, किसके आकार में चल रहे हैं, चाप के। ठीक है, और ऐसे अगर कोई रेखा खींचेंगे तो इसके लंबवत है। हम जानते हैं अगर ऐसे वृत्त है, ठीक है, इस पर खींचा गया, इस पर खींचा गया, ऐसे केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, तो इस पर जो खींचा जाएगा पृष्ठ वो कैसा होगा, लंबवत होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, पहला नियम क्या है, माध्यम की सभी कण और कंपन की समान कला में है, तो उस पृष्ठ को हम क्या बोल रहे हैं, तरंगाग्र। और तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण क्या करेंगे, नए स्रोत का कार्य करेंगे। ठीक है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक पृष्ठ क्या करेंगे, नए स्रोत का कार्य करेंगे और फिर यह अपनी तरंगिका निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, यह क्या करेंगे, ऐसे चाप के आकार में जो है तरंगिका निकालना शुरू कर देंगे। तो तरंगाग्र की जो कण है उनके द्वारा निकाली गई इन्हीं तरंगिकाओं को हम क्या बोल रहे हैं, द्वितीयक तरंगिका बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, द्वितीयक तरंगिका बोलते हैं। ठीक है, तरंगाग्र पर जो कण है वह जो है क्या करेंगे, नई तरंगिका निकालेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिका बोलेंगे। और ये जो द्वितीयक तरंगिका है वह इसी माध्यम वायु में जो है इस प्राथमिक तरंग की, जिस चाल से यह तरंग आई थी उसी चाल से यह तरंग भी चलना शुरू करेगी। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में जो है प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं, है ना। और फिर क्या कह रहा है कि ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, ठीक है, अगर इनका अनुवालोप ऐसे खींचा जाए, ठीक है, पृष्ठ, तो इस पर जो कण होते हैं, ठीक है, इनको मिलाकर जो है स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी वह क्या करेगी, चारों ओर नई तरंग निकालेगी। एक हो गया, ऐसे 2 हो गया, 3, ये 4, ये नए स्रोत का कार्य करना शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर यह चारों दिशाओं में जो है क्या करेंगे, द्वितीयक तरंगिका निकालेंगे जो माध्यम में क्या करेंगी, प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, यह किसका सिद्धांत था, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका। पहला, माध्यम के सभी कण जो होते हैं कंपन की समान कला में होते हैं। ठीक है, तो उसे हम तरंगाग्र बोलते हैं। तरंगाग्र का प्रत्येक कण नए स्रोत का कार्य करेगा जो नई तरंगिका निकालेगा जिसे हम द्वितीयक तरंगिका बोलेंगे। तीसरा जो तरंगिका है वह क्या करेंगे, इनका अनुवालोप जो है, एक अनुवालोप जो है उस तरंगाग्र को क्या करता है, नई स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, ये नई स्थितियां प्रदान करेगा। यही किसका सिद्धांत है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत है। कितने, 3। ठीक है, कितने सिद्धांत हैं, 3। अब हम देख लेते हैं हाइगेंस की तरंग सिद्धांत कहां तक सफल हुए और कहां जो है विफल है। ठीक है, क्या इसमें कुछ कमियां हैं तो देखते हैं हम। चलिए देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं, हेडिंग बनाइए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं, जल्दी करिए। लिखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं वगैरह। पहला नंबर, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं, सफलता में पहला नंबर लिखिए। देखिए, इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन, इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन
इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की, इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। हो गया? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। हो गया ना? नियमों की व्याख्या की जा सकी। दूसरा, इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण, दूसरा नंबर लिखिए, इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण ठीक है, इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या की गई। व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या की गई। हो गया? प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या की गई। हो गया ना? कितने हुए? 2। अगली हेडिंग लिखिए। ये तो हाइगेंस की जो है तरंग सिद्धांत की सफलता है। परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या कर पाया, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या कर पाया। क्या नहीं कर पाया, अब उसको हम विफलता में देखेंगे। ठीक है? क्या इनके नियम में त्रुटि है, किस किस चीज की, प्रकाश के कौन कौन से गुणों की या व्याख्या नहीं कर पाए, उसको हम देखते हैं। तो लिखिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताएं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताएं, हेडिंग बनाइए। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की विफलताएं। पहला नंबर लिखिए, लिखो, इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना गया। हमने कहा था हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत में क्या कहा, प्रकाश कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य, और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। वो काल्पनिक माध्यम कौन सा था, ईथर। ठीक है? तो इसमें लिखिए, इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना गया, जिसके कारण, इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना गया, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। हो गया? बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर, बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर, तो क्या, बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की गई। बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मानकर ध्रुवण की व्याख्या की गई। तो क्या, ध्रुवण की व्याख्या की गई। अगला दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नंबर लिखिए, देखो, इस सिद्धांत के अनुसार, नंबर 2 लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो क्या, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। तीसरा नंबर लिखिए, विफलता में नंबर 3 लिखिए, विफलता में तीसरा नंबर लिखिए, लिखो, माइकलसन मोर्ले वैज्ञानिक है, माइकलसन मोर्ले, ठीक है ना, माइकलसन मोर्ले ने
अपने प्रयोग से माइकलसन मोरले ने अपने प्रयोग से काल्पनिक माध्यम ईथर की, तो क्या माइकलसन मोरले ने अपने प्रयोग से काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को तो क्या काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को सही नहीं माना। माइकलसन मोरले ने अपने प्रयोग से काल्पनिक माध्यम ईथर की उपस्थिति को सही नहीं माना। हाइगेंस ने क्या मान लिया था? एक सर्वव्यापी माध्यम है ईथर, जो सभी वस्तुओं में क्या है, उपस्थित है, जिसके कारण वस्तु में क्या कर रहा है, प्रकाश प्रवेश कर रहा है, पदार्थों में प्रकाश प्रवेश कर रहा है। माइकलसन मोरले ने इसको गलत सिद्ध किया कि सभी जगह कोई सर्वव्यापी माध्यम ईथर उपस्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइगेंस के सिद्धांत की असफलताएं। ठीक है, अब अगली हेडिंग देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। चलिए हेडिंग लिखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा, हेडिंग क्या है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा, है ना, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की, या प्रकाश के परावर्तन की लिख सकते हैं, तरंगों की लिख सकते हो, प्रकाश तरंग ही है, तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। हेडिंग लिखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। तो क्या तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, जल्दी करिए इसको। परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। तो चलिए पहले इसमें चित्र देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं एक माध्यम है, ठीक है, एक परावर्तक पृष्ठ है, एक परावर्तक पृष्ठ है जिसका नाम क्या है, जेड जेड डैश, ठीक है। कैसा पृष्ठ है? एक जो है परावर्तक पृष्ठ है जिसका नाम क्या है, जेड जेड डैश। ये करेगा क्या, ठीक है, प्रकाश की परावर्तन की घटना को जो है पूर्ण करेगा, ठीक है, प्रकाश की परावर्तन की घटना को पूर्ण करेगा। अब जो है इस परावर्तक पृष्ठ पर, ठीक है, दो समांतर जो है प्रकाश तरंगे क्या हो रही है ना। इस परावर्तक पृष्ठ पर जो है एक परावर्तक पृष्ठ है जेड डैश, एक माध्यम है जिसमें जो है दो समतल प्रकाश तरंगे जो है, दो समांतर प्रकाश तरंगे क्या हो रही है, चल रही है। समांतर प्रकाश तरंगे जो है आपतित होती है। अब हमको पता है जब माध्यम में क्या होगा, तरंगे जो है चलेंगी तो क्या होंगे, माध्यम के कण कंपन करेंगे, ठीक है, माध्यम के कण क्या करेंगे। मान लेते हैं अगर ये कोई माध्यम है, ये ठोस माध्यम है, इसमें कण होंगे बहुत से, ठीक है। जब प्रकाश इस माध्यम में क्या करेगा, जब प्रकाश इस माध्यम में प्रवेश करेगा तो माध्यम के कण क्या करना शुरू करेंगे, कंपन करना शुरू करेंगे। और माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में है, उसे हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र। मान लेते हैं इसमें जो कण है, अगर इसमें एक ऐसा पृष्ठ खींच दें, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर जितने भी कण है वह कंपन की समान कला में है, तो यही क्या है, तरंगाग्र है। तो हमने माना क्या कि दो किरणें हैं जिसका नाम है P और Q, जो किसी माध्यम में चल रही है। तो जब माध्यम में चल रही है तो माध्यम के कण कंपन करना शुरू कर देते हैं, और ठीक है, और जो कंपन कर रहे हैं कण, उनका ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो कंपन की समान कला में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम तरंगाग्र बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, तरंगाग्र बोलेंगे। और तरंगाग्र क्या है, कणों का समूह है, ऐसे बहुत से कण इस पे हैं, ठीक है। माध्यम की क्या है, ये सब माध्यम की ये सब कण है। जो P किरण है वह इस पर जेड जेड डैश के पृष्ठ A पर जो है t बराबर 0 समय पर गिर रही है। कितने समय पे गिर रही है, t बराबर 0 समय पर जो है क्या हो रही है, ये किरण जो है गिर रही है। अब क्या होगा, अब ये सभी कण है,
ठीक है, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत में हमको पता है, ये सभी कण अब क्या करेंगे, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, ठीक है, और ये नई तरंगिका निकालेंगे। सभी कण क्या करेंगे, एक जो है नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और एक जो है नई तरंगिका निकालना, अब नई तरंगिका का जो है निर्माण करेंगे, नई तरंगिका निकालेंगे जो उसी माध्यम में जो है प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ेगी। उसी माध्यम में क्या होगा, प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से जो कण चल रहे हैं वो ऐसे चलते चलेंगे, ठीक है, अरे चाप के आकार में चलते हैं ना ये सभी कण। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई कण जो है चल रहा है ऐसे, और इसके द्वारा जो है यहाँ पर कोई कण है, ठीक है, इससे जो द्वितीय तरंगिका निकलेगी बिंदु ए से, ठीक है, वह यहाँ पर ऐसे पहुंच रही है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर पहुंच रही है। अब जो है यहाँ से जो तरंग है ये द्वितीय तरंगिका, ये जो माध्यम के कण है वो किसका कार्य कर रहे हैं, तरंग स्रोत का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, द्वितीय तरंगिका निकालेंगे। इस प्रकार बी से जो है होते हुए तरंग जो है, ठीक है, कहां पर पहुंच गई है, ए डैश पर पहुंची है। कहां पर पहुंची है, ए डैश पर, और कितने समय में पहुंची है, टी बराबर टी समय में, ठीक है, कितने समय पहुंची है, टी समय में। जितने समय में जो है डी से द्वितीय तरंगिका निकलकर ए डैश पर पहुंची है, यह ए डैश है, ठीक है, कहां पहुंची है, ए डैश पर पहुंची है, उतने ही समय में, ठीक है, उतने ही समय में जो है ए से द्वितीय तरंगिका निकली और यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, उतने ही समय में एक द्वितीय तरंगिका निकली जो कहां पर पहुंच गई, बिंदु बी पर पहुंच गई। अब इसको मिलाते हुए एक रेखा हमने क्या कर दी, इसको मिलाते हुए यहाँ पे थोड़ा नीचे बनाएंगे, इसको मिलाते हुए हमने क्या कर दी, एक रेखा खींच दी, ठीक है, एक रेखा क्या कर दी, एक रेखा खींच दी। इसी तरह अब यहां से भी द्वितीय तरंगिका निकलना शुरू होंगी, ठीक है, यहां से भी क्या होंगी, द्वितीय तरंगिका निकलना शुरू होगी, ठीक है, और थोड़ा जगह लेके बनाए, है ना, यहाँ पे था, यहाँ पे क्या होगा, यहां से भी द्वितीय तरंगिका निकलेगी जो माध्यम में आगे बढ़ेगी, प्राथमिक चाल से आगे बढ़ेगी, ठीक है, माध्यम में किस चाल से आगे बढ़ रही है, माध्यम में ये जो द्वितीय तरंगिका है प्राथमिक चाल से आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब जो है इनको मिलाने वाला यहाँ पे एक जो है तरंगों का एक और तरंगाग्र बनेगा, जो द्वितीय तरंगिकाएं हैं वह मिलकर क्या करेंगी, द्वितीय तरंगिकाएं जो है मिलकर, इसको थोड़ा नजदीक बनाएंगे क्योंकि अभी लंब हमको खींचना होगा तो समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, जो द्वितीय तरंगिकाएं निकलती हैं वो भी क्या करेंगी, एक नए तरंगाग्र का निर्माण करेंगी। इस प्रकार जो है ए डैश बी डैश द्वितीय तरंगिकाओं द्वारा बनाया गया तरंगाग्र है। इनको हम किरणों को आर और यस मान लेते हैं, ठीक है, आर और क्या मान लिए, आर और यस मान लिए। इस प्रकार जो है ए बी कैसा तरंगाग्र है, ए बी जो है आपतित तरंगाग्र है, और ए डैश बी डैश कैसा तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र है। कैसा तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र है, ठीक है, ए डैश बी डैश कैसा तरंगाग्र हो जाएगा, परावर्तित तरंगाग्र हो जाएगा, ठीक है। ए डैश बी डैश कैसा तरंगाग्र हो गया, तरंगाग्र जो है परावर्तित। अब ये जो तरंगाग्र है वह क्या होंगे, रेखा पर लंब होंगे, अभी यहाँ पे बताए थे, ठीक है, क्या होते हैं तरंगाग्र जो होंगे रेखा पर क्या होते हैं, तरंगाग्र रेखा पर लंब होते हैं, ठीक है। तो ये जो तरंगाग्र है इसका नाम है बी, इसका नाम क्या है यहाँ पे बी, और ए है यहाँ पर, ठीक है, बी डैश यहाँ है, ए डैश यहाँ है। तो जो तरंगाग्र ए बी है वह इस रेखा इस किरण पर जो है लंब है, ठीक है, पी और क्यू पर तरंगाग्र क्या है, लंब है, मतलब ये जो है ये दोनों क्या है, लंब, ठीक है। इसी तरह ये जो है यहाँ पर लंब हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो पृष्ठ है हमारा जेड जेड डैश, अभी इसको मिटा के रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा बस लंब है। अब हमारा जो पृष्ठ है जेड जेड डैश वह क्या करेगा, t बराबर 0 पर है, जेड जेड डैश पर जो है एक हम लंब खींचते हैं, ठीक है, जेड जेड डैश पर क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना है, अभी पी क्यू, ठीक है, पी क्यू का जो लंब है वो कौन है, ए बी, ठीक है, ए बी जो है तरंगाग्र ए बी जो है पी क्यू पर लंब है, ठीक है, इनके बीच जो कोण है, इसी तरह ये जो कोण है ए डैश बी डैश लंब हो जाएगा आर और यस, ठीक है, आर और यस परस्पर कैसे हो जाएंगे, लंबवत, ठीक है, इनमें जो है आर और यस जो है इस रेखा की लंबवत है, ठीक है, तरंगाग्र क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है कौन सा कोण, पी ए बी
कोण कितने अंश है, 90 अंश, QBS ये भी कोण कितने अंश है, ये भी कोण 90, ये भी 90, ये 90 और ये 90। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। तरंगाग्र जो होते हैं क्या हो जाएंगे, किरण पर लंब हो जाएगा, रेखा पर लंब हो जाएगा। ठीक है, तो PQ पर लंब है AB। ठीक है, इसी तरह Q पर भी लंब है, P पर भी, इसी तरह R और S जो है इस पर लंब है। ठीक है, A डैश B डैश जो होगा R और S पर लंब हो जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पृष्ठ था, कौन सा पृष्ठ था, Z डैश, इस पर हम क्या करेंगे, इस पर जो है एक हम लंब खींचते हैं, पृष्ठ पर लंब। अभी रेखा पर लंब पड़े हो, P पर लंब है AB, Q पर लंब है AB, लेकिन अब हमारा जो पृष्ठ था Z डैश जो है पृष्ठ, उस पर लंब खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा अगर पृष्ठ मान लें Z डैश, तो उस पर ऐसे लंब खींच रहे हैं। ठीक है, ये लंब कहाँ है, ये लंब पृष्ठ पर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे A डैश पर एक लंब खींचेंगे। A डैश पर हम क्या करेंगे, A डैश पर जो है एक लंब ऐसे खींचेंगे। ठीक है, A डैश पर हमने क्या किया है, A डैश पर एक लंब खींचा है। लंब यह किस पर है, पृष्ठ पर। एक लंब तो रेखा पर था, P और Q पर एक लंब है, R और S पर एक लंब है। जो तरंगाग्र है वह क्या है, लंब है ना, लंब है। अब हम एक लंब किस पर खींचे हैं, पृष्ठ पर। एक लंब किस पर खींचे हैं, पृष्ठ पर। अब ये दोनों किरणें कैसी थी, ये जो दोनों किरणें हैं वह आपतित किरणें हैं। दोनों किरणें कैसी हैं, आपतित किरणें। और ये दोनों किरणें कैसी हैं, टकराकर लौटी हैं, इसलिए जो है परावर्तित किरणें हैं। ठीक है, कौन सी किरणें हैं, परावर्तित किरणें हैं। ठीक है, अब आपतित किरण पृष्ठ के अभिलंब द्वारा जो कोण बनाएगी, आपतित किरण जो पृष्ठ के अभिलंब द्वारा जो कोण बनाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण I बोलेंगे। ठीक है, आपतन कोण I बोलेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, चलिए इसको यहां दर्शाते हैं। देखिए, एक किरण थी P, ठीक है, इस पर एक लंब खींचा गया, और यहां पर है हमारा पृष्ठ, इस पर हमने एक लंब खींच दिया। ठीक है, ये दोनों आपस में 90 हैं, लेकिन ये वाला भी 90 है, क्योंकि यह पृष्ठ के साथ 90 है, और यह रेखा का लंब है, यह रेखा का लंब है। हमने कहा यह कोण I है। यह कोण कितना है, I। तो जब ये पूरा कोण 90 था, तो जब यह कोण I हो गया, तो ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण स्वाभाविक है 90 माइनस I हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस I, क्योंकि हमको पता था यह कोण 90 था और उसमें I है, यह कोण पहले ही निकल चुका है। कितना कोण निकल चुका है, I कोण निकल चुका है। तो अब हमको क्या लिखना है, यह वाला कोण कितना है, कौन सा कोण, हमने तो इसको बता दिया ना, यह कोण कितना था, 90 माइनस I था, 90 माइनस I था। यहाँ पे स्थिति को देख सकते हैं, यही स्थिति है। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण कितना है। तो देखिए, अगर हम इसको बंद कर दें, इसको क्या करें, बंद करें, तो क्या देख रहे हैं, ये पूरा कोण 90 है, ये पूरा कोण 90 है, और इसमें से 90 में से 90 माइनस I घटाओगे तो ये कोण पता चल जाएगा। तो कितना, 90 में से 90 माइनस I घटाइए तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस 90 प्लस I, इसलिए कट जाएगा। कोण कितना आ गया, कोण ये वाला कोण आ गया I। ठीक है, मतलब यह पूरा कोण यहां से यहां तक का वह है I। कितना है, I, समझिए। ठीक है, यह आपतित किरण थी, यह आपतित किरण है, और यह जो है पृष्ठ पर Z डैश पर लंब है। आपतित किरण लंब के साथ जो कोण बनाई उसे हम कह रहे हैं आपतन कोण I। चूंकि इस रेखा पर एक लंब था जो तरंगाग्र है। ठीक है, तरंगाग्र जो रेखा पर लंब है, तो जब यह कोण I हो गया तो यह कोण 90 माइनस I हो जाएगा। अगर हम इसको बंद कर लें तो हमको इस कोण का पता करना था, इस कोण का जो है मान 90 था, तो ये वाला जो कोण होगा वह 90 में से 90 माइनस I घटाकर प्राप्त होगा। इस प्रकार यह कोण कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। यही चीज समझने की है। ठीक है, इस प्रकार यह कोण कितना आया, यह कोण जो है I आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, यह परावर्तित किरणें हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण R। ठीक है, परावर्तन कोण R। अब हमको पता था यह जो है हमारा तरंगाग्र वह इस रेखा पर लंब है, इस पर भी और इस पर भी, इन दोनों रेखाओं पर लंब है। तो जब यह कोण R हो गया तो यह कोण कितना हो जाएगा, ये जो कोण है वह 90 माइनस R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, किस कोण की बात कर रहे हैं, हम नाम रख सकते हैं ना, यहाँ पे n रख लीजिए,
और यहाँ पे यम रख दीजिए। ठीक है, क्या रखेंगे? यम और यन। ठीक है, यहाँ पे यम रख देते हैं। तो यम और यन, यम और यन। तो किस कोण को हम बोल रहे हैं? बी डैश ए डैश यन। इसका मान कितना है? ये वाला जो कोण है, ये वाला एक कोण हम बोल रहे हैं 90 माइनस आर है। कितना है? 90 माइनस आर। फिर स्थिति को देख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे है, रेखा पर लंब है, हमने यहाँ पर जो है पृष्ठ पर एक लंब खींच दिया। किस पर एक लंब खींचा? पृष्ठ पर। तो ये किरण परावर्तित किरण थी। परावर्तित किरण पृष्ठ के अभिलंब के साथ जो कोण बनाई उसे बोले परावर्तन कोण आर। उसे कितना बोले? परावर्तन कोण आर। तो जब यह पूरा यह रेखा पर लंब था, यह तरंगाग्र रेखा पर लंब है, तो यह कोण कितना हो रहा है? 90 माइनस आर, जिसे यहाँ पे लिखा गया। कितना हुआ? 90 माइनस आर। अब हमको पता करना है यहां से यहां तक का कोण कितना है। ठीक है, तो बंद करिए इसको बंद कर देते हैं। इसको बंद कर देते हैं तो हमसे जो है यह कोण हमको पहले से ही पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम यह चीज बंद कर दें तो ये कोण हमको पता है 90। तो यह हमको इतना कोण ज्ञात करना है, तो 90 माइनस आर हो जाएगा। मतलब ये वाला जो कोण होगा 90 माइनस आर होगा। इस प्रकार 90 से 90 कट जाएगा, प्लस आर बच जाएगा। तो आंसर कोण का कितना आएगा? आर आएगा। मतलब ये जो कोण है वह कितना है? आर है। कैसे है? 90 में से जब 90 माइनस आर घटाएंगे तो 90 में से 90 कट जाएगा और प्लस आर हो जाएगा, यह कट जाएगा। यह वाला कोण कितना आ गया? यह वाला कोण आ गया आर। ठीक है, यह वाला कोण कितना आ गया? आर आ गया। इस प्रकार जो हम कोणों को देख लिए। यही इस चित्र में सबसे कठिन चीज थी जो समझने वाली थी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे इसको कैसे बताया गया है ना। फिर से एक बार देखेंगे इसको पीछे करके कैसे बताया गया, क्योंकि यही चीज समझना है। ठीक है, तो चित्र बनाएंगे और फिर नीचे लिखेंगे। चित्र बनाइए और लिखिए। चित्र बनाइए और लिखिए। इसमें लिखो, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। हो गया? परावर्तक पृष्ठ है जिस पर समतल तरंगाग्र AB, जिस पर समतल तरंगाग्र AB ठीक है, जिस पर समतल तरंगाग्र AB, यह t बराबर 0 पर था और यह t बराबर t पर है। ठीक है, जिस पर समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, जिस पर समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। माना t बराबर 0 समय पर, माना t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र पृष्ठ जेड जेड डैश को, t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र हो गया, पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है। जेड जेड डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है। ठीक है, बिंदु A पर स्पर्श करता है। माना तरंगाग्र की चाल v है, माना तरंगाग्र की चाल v है। हो गया, तरंगाग्र की चाल v है तथा तरंगाग्र के बिंदु B को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तथा तरंगाग्र के बिंदु B को पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में, तरंगाग्र के बिंदु B को पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में, बिंदु B को पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है।
t समय लगता है, हो गया ना। देखो हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार ज्यों-ज्यों तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है, ज्यों-ज्यों तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है, पृष्ठ के A व A' के, पृष्ठ के A व A' के, यहाँ पे बहुत सी तरंगे हैं जो क्या करेंगी, द्वितीय तरंगिका निकालेंगी, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। जो पृष्ठ के A व A' के बीच के बिंदुओं से टकराता है, बीच के बिंदुओं से टकराता है। लिखो इन बिंदुओं से, देखिए A' से द्वितीय तरंगिका निकली है, माध्यम में आगे बढ़ी है, A से द्वितीय तरंगिका निकली है, माध्यम में आगे बढ़ी है, ठीक है। तो लिखिए, क्या लिखे, टकराता है। इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं, इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो v वेग से, जो v वेग से सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, जो v वेग से सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। तो क्या v वेग से सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। देखिए चूंकि तरंगाग्र का बिंदु B, तरंग किस चाल से चल रही है, v चाल से चल रही है, माध्यम एक है तो चाल तो बदलेगी नहीं, ठीक है। देखिए चूंकि तरंगाग्र का बिंदु B A' तक पहुंचने में, तरंगाग्र का बिंदु B A' तक पहुंचने में, यहां से जो द्वितीय तरंगिका निकल रही है A' तक पहुंचने में कितना समय ले रही है, t समय, ठीक है। कितना समय ले रही है, t समय। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, चाल हमको भी पता है, समय t पता है, तो दूरी B A' दूरी बराबर चाल गुणे समय से निकल जाएगा। B A' की जो दूरी है वह कितनी है, वह दूरी बराबर चाल गुणे समय से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखे, तरंगाग्र का बिंदु B बिंदु A' तक पहुंचने में t समय लेता है, अतः t समय लेता है, अतः दूरी BA', अतः दूरी BA' बराबर v गुणे t, कोष्टक में लिख लेंगे, दूरी बराबर चाल और गुणे समय, ठीक है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। कैसे हो रहा है, दूरी है ना, हमको पता था द्वितीयक तरंगिका इस माध्यम में v चाल से, प्राथमिक तरंगिका भी और द्वितीयक तरंगिका भी इस माध्यम में किस चाल से चल रही है, v चाल से चल रही है। b से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका A' तक पहुंचने में t समय ले रही है, तो हमको दूरी अगर ज्ञात करनी हो किसकी, BA' की, तो कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय से, चाल v था, समय t था, इसलिए दूरी हो जाएगी BA' बराबर VT। दूरी कितनी हो गई, BA' बराबर VT, ठीक है। दूरी कितनी हो गई, BA' बराबर VT, ठीक है। लिखो पृष्ठ के बिंदु A से, ये लिख लेंगे दूरी BA' बराबर VT। अब आगे उसके लिखिए, पृष्ठ के बिंदु A से, पृष्ठ के बिंदु A से t बराबर 0 सेकेंड पर, पृष्ठ के बिंदु A से t बराबर 0 सेकेंड पर चलने वाली द्वितीयक तरंगिका, t बराबर 0 सेकेंड पर चलने वाली द्वितीयक तरंगिका t समय में, यहां से जो द्वितीयक तरंगिका चल रही है और t समय में B' पर पहुंच रही है, ठीक है। तो चलने वाली द्वितीयक तरंगिका t समय में बिंदु B पर, बिंदु B' पर t बराबर 0
सेकेंड पर चलने वाली द्वितीयक तरंगिका t समय में बिंदु B डैश पर पहुंचती है, बिंदु B डैश पर पहुंचती है। अतः दूरी AB डैश बराबर, अतः दूरी AB डैश बराबर, दूरी AB डैश बराबर, फिर वही हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी समय t ही है, ठीक है, क्योंकि जब जितने समय में B A डैश पर पहुंचा था उतने समय में A से द्वितीयक तरंगिका निकलकर B डैश पर पहुंच गई थी। क्योंकि दोनों तरंगों की चाल समान है, क्योंकि माध्यम जो है समान है, और एक ही माध्यम में जो है प्रकाश की चाल समान है, ठीक है, और t समय है, समय भी समान है और चाल भी समान है, तो अतः दूरी भी क्या हो जाएगी, समान। मतलब जितनी दूरी B से A डैश की होगी उतनी ही दूरी A से B डैश की होगी। अतः दूरी AB डैश बराबर VT, ठीक है, अतः दूरी AB डैश बराबर VT। कितना हो जाएगा, दूरी AB डैश बराबर VT। देखो पृष्ठ के बिंदुओं A व A डैश से, यहां से बहुत सी तरंगिकाएं निकल रही हैं, ठीक है, और ये क्या करेंगे, एक नया तरंगाग्र बनाएंगे जिसे हम क्या बोल रहे हैं, AB डैश, ठीक है। लिखिए क्या लिखे, AB डैश बराबर VT। लिखिए पृष्ठ के बिंदुओं A व A डैश से, A व A डैश के, पृष्ठ के बिंदुओं A व A डैश के बीच सभी बिंदुओं से, A व A डैश के बीच सभी बिंदुओं से, यहाँ पे क्या आ रही थी, नई तरंगिकाएं आ रही है ना, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी तरंगाग्र का कार्य कर रहा है, यहां से द्वितीयक तरंगिका निकल रही है, ठीक है। A व A डैश के बीच सभी बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, तो क्या चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं A डैश B डैश को, A डैश B डैश को, A डैश B डैश को स्पर्श करती है, A डैश B डैश को स्पर्श करती है। अतः A डैश B डैश, अतः A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र है, तो क्या, अतः A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र है। A डैश B डैश कैसा तरंगाग्र है, A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र है, लिखे ना। तो चलिए अब देखते हैं क्या है, कौन सा कोण PAM, ठीक है, कोण PAM, कौन सा कोण है, PAM, आपतन कोण, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण, कौन सा कोण PAM बराबर किसके, I के, ठीक है। परावर्तन कोण कौन सा हो गया, यस A डैश B डैश, ठीक है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यस A डैश B डैश बराबर परावर्तन कोण R हो गया। ये कोण लिख सकते हो, कौन सा कोण, MAB, कोण MAB बराबर 90 माइनस I, 90 माइनस I, और कौन सा कोण BAA डैश, BAA डैश, ध्यान रखिए यहां से ये जो कोण है, यहां से देख रहे हैं ना ये कोण, वह कितना है, I है, तो कोण BAA डैश बराबर I, नहीं दिख रहा होगा तो चित्र में यहाँ पे लिख रहे हैं वो सब ध्यान रखिए। इसी तरह जो है हमने तो यस AM लिख ही दिया था, यस A डैश B डैश लिख ही दिया है, ठीक है, गलत लिख दिया है, यस AN है, यस AN है R, यस A डैश N R है, ठीक है, यन A डैश B डैश, कोण यन A डैश B डैश किसके बराबर है, 90 माइनस R के बराबर है, 90 माइनस R के बराबर है। इसी तरह ये जो है A डैश B डैश, A डैश B डैश या B डैश A डैश A, ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है वो किसके बराबर है, R के, कोण हो जाएगा B डैश A डैश A बराबर किसके, R के, ठीक है, B डैश A डैश A बराबर किसके, R के। अब आते हैं दो त्रिभुजों की बात करेंगे, त्रिभुज BAA डैश, ठीक है, देखिए जिसपे जो मार्कर चल रहा है BAA डैश, और कौन सा त्रिभुज
और हो जाएगा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, बी ए डैश ए बी डैश ए डैश, ठीक है, या ए डैश ए बी डैश, कुछ भी कहिए। दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, एक होगा बी ए डैश ए बी डैश ए डैश। इन दो त्रिभुजों की बात करिए, लिखते हैं त्रिभुज बी ए डैश तथा त्रिभुज बी डैश ए में, बी डैश ए में। अब हमको क्या पता था, अभी हम ऊपर लिखे थे क्या, जितनी दूरी बी से ए डैश की है VT, उतनी ही दूरी ए बी डैश की है VT। तो दोनों दूरियां बराबर हैं, दोनों का जो है दाहिना पक्ष बराबर है, बायां पक्ष अपने आप ही बराबर हो गया। दोनों का जो है दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी ए डैश तथा बी डैश ए में, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो। त्रिभुज किसकी बात हो रही है, बी ए डैश तथा त्रिभुज बी डैश ए में, है ना। कौन सी दूरी की बराबर होने की बात कर रहे हैं, बी ए डैश बराबर हो जाएगा ए बी डैश। दूरी क्या है, दूरी जो है समान है। दूरी कैसी हो गई, दूरी समान है। और क्या है, और ये देखिए ये तरंगाग्र था तो ये कोण कितने अंश का होगा, 90। इसी तरह यह कोण कितने अंश का होगा, 90, ठीक है। मतलब ए बी ए डैश बराबर किसके, ए डैश बी डैश ए के। यह तरंगाग्र था और तरंगाग्र रेखा पर कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 का। यह कोण जो है 90 होगा, क्यों, क्योंकि यह तरंगाग्र, यह 90 है तो एक रेखा, देखिए ऐसे है ना तरंगाग्र। जब हम कह रहे हैं यह कोण 90 है तो एक रेखा पर बने कोण 90 180 अंश के होते हैं, तो जब यह 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे देखेंगे तो हमने कहा था यह कोण 90 है, यह कोण कितना है 90, तो इधर वाला कोण भी 90, मतलब अगर यह 90 था तो ये भी 90 ही होगा, ठीक है। तो यह क्या होने वाले हैं, ये जो है समकोण होने वाले हैं। कौन से कोण की बात हो रही है, ए बी ए डैश बराबर ए डैश बी ए डैश बी ए, कहां से, समकोण है, कहां से, समकोण है। और कौन सा कोण बराबर है, और क्या देख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों को बनाने में एक रेखा जो है क्या है, एक रेखा उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों त्रिभुजों में एक रेखा कॉमन है। कौन सी रेखा, ए डैश, तो हम लिखेंगे ए डैश बराबर ए डैश ए, कहां से, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब ध्यान दीजिए, यह हो गई भुजा, यह क्या हो गई, भुजा, यह कोण हो गया, यह क्या हो गया, कोण, और यह क्या हो गई, भुजा। तो कौन सी सर्वांग समता आई, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, कौन सी सर्वांग समता है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से यह त्रिभुज, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है मतलब दोनों त्रिभुजों का रूप और आकार दोनों समान है। एक त्रिभुज को उठाइए दूसरे त्रिभुज पे रख दीजिए। अगर हम कह दें ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, पी क्यू आर के सर्वांग सम है, तो इसका अर्थ क्या है, इस त्रिभुज को उठाओ, इस पर रख दो, पी क्यू आर दिखे ही ना, ठीक है। मतलब ए बी सी को उठाओ, पी क्यू आर पर रख दो तो पी क्यू आर त्रिभुज दिखेगा ही, मतलब नहीं। मतलब यदि दो त्रिभुज रूप और आकार दोनों में समान हो तो हम कहेंगे त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। केवल रूप में समान है तो समरूप है। सर्वांग समता सिद्ध करने के 3 नियम है, या तो हम क्या कर दें, या तो हम भुजा कोण भुजा बराबर सिद्ध कर दें, भुजा कोण भुजा बराबर सिद्ध कर दें, या ठीक है त्रिभुज को सर्वांग सम, मतलब दो त्रिभुज को बराबर सिद्ध करने के लिए 3 स्थितियां, ठीक है, 3 क्या 4 भी आती है लेकिन 3 जो कॉमन है, भुजा कोण भुजा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा कोण भुजा कोण, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, कोण भुजा कोण, और तीसरा क्या हो जाएगा, भुजा 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 सर्वांग समता। इन 3 में से कोई एक अगर सिद्ध कर पाए तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। हमने यहाँ पर एक चीज सिद्ध कर दी, क्या, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता सेम, ठीक है। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता हमने यहाँ पर क्या कर दी है, हमने यहाँ पर जो है सिद्ध कर दी है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कौन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन से दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, बी ए डैश किसके बराबर होगा, बराबर क्या सर्वांग समता, ये ऐसे सर्वांग समता का चिन्ह है,
ठीक है, किसके बराबर हो रहा है, ये बी डैश ए के, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम बराबर हो गए, ठीक है, सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, जैसे हमने कहा था कि अभी त्रिभुज PQR था, ये PQR और ABC है, PQR और ABC है। अगर दोनों त्रिभुज बराबर हो गए या सर्वांगसम हो गए तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण समान होंगे। दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण समान होंगे। AB बराबर होगा PQ के, ठीक है, AC बराबर होगा PR के, BC बराबर होगा किसके, QR के। इसी तरह कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर, ठीक है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण समान होते हैं, ठीक है, संगत भुजाएं और संगत कोण समान होंगे। तो वह चीज यहाँ पे अप्लाई करिए। त्रिभुज BAA डैश सर्वांगसम है B डैश A के, तो इसका यह कोण जो होगा इसके इस कोण के बराबर होगा, अर्थात BAA डैश किसके बराबर हो जाएगा, B डैश A के बराबर हो जाएगा। मतलब कोण BAA डैश बराबर हो जाएगा कोण B डैश A के, ठीक है। तो अब देखिए BAA डैश किसके बराबर है, I के बराबर है, ठीक है, और B डैश A किसके बराबर है, R के बराबर है। अतः I बराबर किसके हो जाएगा, अतः जो है, अतः हम लिख सकते हैं I बराबर R। यही परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है, यही परावर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा। अर्थात हमने जो है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के जो है दूसरे नियम की व्याख्या कर दी। पहला नियम क्या कहता था, परावर्तन का दो नियम क्या क्या था, पहला परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक तल में होते हैं, जो यहाँ पे दिख भी रहे हैं। तीनों कैसे हैं, एक तल में हैं, तो अभी हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या था, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक तल में दिख रहे हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर है, जो यहाँ पर सिद्ध है, ठीक है। तो इसको लिखिए और फिर नीचे लिखिए एक लाइन। तो क्या इसके नीचे लिखिए, देखो यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। इसके नीचे लिखेंगे यही परावर्तन का द्वितीय नियम है ना। लिखिए इसको, फिर एक पहला नियम लिखवा देते हैं, आ रहा है पूरा। चलिए हो गया ना, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। फिर नीचे इसके लिखिए, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। नीचे इसके लिखो, देखो चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट है कि, इसके नीचे लिखिए चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। हो गया, तीनों एक ही तल में है, जो परावर्तन का प्रथम नियम है, जो परावर्तन का प्रथम नियम है। हो गया, जो परावर्तन का प्रथम नियम है। ये हो गया हमारा हाइगेंस के आधार पर किसकी व्याख्या, परावर्तन की। कल हम क्या करेंगे, हाइगेंस की तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। और एक और हेडिंग प्रकाशीय पथ बच रही है, तो कल संभवतः इस चैप्टर की थियरी खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो कर लीजिए इसको आगे कल।